पूरा ध्यान तो ध्यान रखना, ठीक है, पूरा चमकदार बने, बढ़िया। चुप हो जाता है। इनको बढ़िया मिलेगा लास्ट में, बोनांजा गिफ्ट मिलता है जो ऑपरेटर्स होते हैं। लॉक करके उसी में ब्राइटनेस बढ़ा देखो दीवानी एक्सरसाइज निकालो, पहले एक्सरसाइज कराएंगे। दीवानी क्या होता है? सर दीवानी ये क्या था सर, अभी याद था मेरे को। सर दीवानी वो होता है जो टैक्स कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू जो करता रहेगा दीवानी उसको कहते हैं, ठीक है, वो दीवान कहलाता है। और वो सबसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा तो राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, इट्स कॉल्ड दीवानी। ओके। टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान। बोल रहा उसका चाचा लगता है। नेक्स्ट देखो फौजदारी अदालत क्या होती है? क्रिमिनल कोड। दो अदालतें होती थी, एक दीवानी और एक फौजदारी। जहाँ पैसे के मामले होते थे वो दीवानी अदालत में जाते थे, और जो फौजदारी जहाँ लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि अगर तुम्हारा अपने चाचा की जमीन पे विवाद है, मान लो अभीश राय, और तुम चले गए फौजदारी अदालत, तुम्हारे बगल में वहाँ गुंडा और कातिल खड़ा है और तुम आए थे अपना फौजदारी कराने, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तो इसलिए गुंडों की अलग अदालत हो और जिनका पैसे का झगड़ा हो अलग। ऐसा नेपोलियन ने भी किया था, जो फ्रांस का एक वो रूलर। दीवानी और फौजदारी यानी क्रिमिनल कोर्ट अलग कर दी थी सिविल कोर्ट से, ये हमारे यहाँ इंडिया में है। तो ऐसा अकबर ने भी कर दिया था। दीवानी का क्या मतलब है? सर राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। फौजदारी, सर फौजदारी वो होता है जो क्रिमिनल कोर्ट जहाँ पे क्रिमिनल की चलती नहीं। दैट इज क्रिमिनल को सजा सही बोलिए। फौजदारी अदालत, दैट इज क्रिमिनल कोर्ट। नेक्स्ट देखिए रानी चन्नम्मा कौन थी? कल बताया सर वो कितूर में एक एंटी ब्रिटिश कित्तूर में, जो कि कर्नाटक में है। यस सर। सो लेड एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, सर लैंड उन्होंने इसका वो किया नेतृत्व, एंटी ब्रिटिश सिपाही का सिपाही। कितूर। इन कित्तूर कर्नाटक। सर वो नवाब का नाम वो बुक में हम लोग नहीं पढ़ रहे थे कर्नाटक। सिपाही कौन होता है? सर सिपाही। सिपाही ब्रिटिश वाले पता नहीं तो ब्रिटिश वाले बोल नहीं पाते थे, इसलिए वो उसको सिपाही कहते हैं। सर और नवाब को नवाब। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बात नहीं करो। दैट इज द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगन विद बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है। प्लासी का युद्ध। प्लासी है प्लासी। प्लासी में उन लोगों ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, और बक्सर में उन्होंने मीर जाफर को हरा दिया। सर आपने तो बोला सर मीर कासिम है। मीर जाफर देखा सब प्लासी है। कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, मीर जाफर है, उसमें देख लो। कौन सी में? सर प्लासी में। सर आपने बताया था कि उसने हैंड ओवर मीर कासिम को किया था, फिर उसने चेक करो, उसमें बक्सर के जो मीर जाफर को हराया ना। सर मीर कासिम। सर मीर कासिम। मैसूर। सर सर मीर जाफर सर दोनों मैसूर के थे। पढ़ो। पपेट था। यहाँ पढ़ो, बक्सर आओ, नहीं आओ, पीछे आओ, ये रहा यहाँ पे। ये रहा परफेक्ट। When Aliwar Khan died in 1756 सर ये लिखा है ना। और भी यहाँ पे। सर पेज नंबर मीर जाफर डाइड। मीर कासिम complained he in turn was defeated in battle fought in Buxar। ये सर मैं कल नोट पढ़ रहा था हिमांशु। तो उसमें क्या था? वही था सर मीर कासिम in turn defeated in the battle। मीर कासिम हराया गया। सर वही मैं कह अगला रहा था देखो। मीर कासिम आपने बताया था। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन क्या है? हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर। डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़पना। हड़पने की, डॉक्ट्राइन का मतलब नीति, हड़पने की नीति मतलब पॉलिसी। मराठा किंगडम was located mainly in part of
वेस्टर्न पार्ट के साथ देख लो, जो आपके में वो पिंक या ऑरेंज कलर से दिखाया कितना बड़ा मराठा है, 3 में मैप बने, देख लो। मराठा कितना कम होता गया, होलकर, सिंधिया, गोखले, गायकवाड़ 4 लोग राज्य करते थे। और ये किसके अंदर में था? पेशवा के अंदर में। पेशवा एक ब्राह्मण राजा था, जैसे बाजीराव पेशवा, उसके अंदर में ये 4 लड़ाका थे, उसने 4 लड़ाका 4 जगहों पर रखा। होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और ये 4। सर इस मैप में जो कालकोटा है, इस मैच में जो है ये तीनों मैप में वो एक बार भी ब्रिटिश के रूल के अंडर नहीं आया। कोलकाता, कलकत्ता हाँ। हो सकता नहीं है। या तो फिर ये वो गलत किसके बनाया। रूल में? मैसूर लिखा है लेकिन मैसूर हो गया था। किसके रूल में? बोलो। हाँ? सर क्योंकि वो तीनों मैप है, उसके अंदर एक में भी दिखाया नहीं है कि वो येलो नहीं है वो, ना सर। येलो में नहीं है कलकत्ता। येलो ही तो ब्रिटिश का रूल है। किसका क्या क्या लिखा है? है देख नहीं रहा। अरे मैं बोल रहा हूँ एक बार ये भी क्या वो लिखा है? मुझसे ये बाहर बड़ा नहीं एरिया निकला। अंडर में। हाँ तो कलकत्ता सबसे पहले तो वो वहीं से तो एंटर किए थे। सर बंगाल की तरफ से बस सिराजुद्दौला से ही तो इंटर हुए, तो बंगाल में तो उनका रूल रहेगा ही, तो सर इसमें तो इंडिया का है ना। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता तो सबसे पहले ही आ गया था। अब जरा देखो, तुम वहां जाओगे तो विक्टोरिया पैलेस है, वहां सब अंग्रेजों के बनाए हुए महल है। बंगाल जाओ घूमने, यस सर अच्छा वहाँ सब अंग्रेजों की, लगेगा तुम ब्रिटेन आ गए घूम रहे। सर इसमें जैसे ये भी बता रखा था मैसूर पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, फिर इसमें आ रहा है कि ये गलत मैप तो सर इंडो मैसूर वाले ये के लगाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अब इधर ध्यान दो, सर पहला होगा बात नहीं करो अभी, उनका मैथ का भी पेपर है इसको। सर पहला फॉल्स द मुगल एम्परर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन 18th सेंचुरी। False, false। क्योंकि वो वीकर है। सर क्राइसिस आ गई। सुनो, जब बाबर आया, उसका बेटा हुमायूं आया, उसका बेटा अकबर आया, उसका बेटा जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह जफर, फिर उनके बेटे आए मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला तिकधुम पूरा दिन डांस ही करते थे और शराब पिया करते थे, इसीलिए उनके नाम के आगे रंगीला लग गया। वो इतना कमजोर शासक हो गया कि जब उसको ये पता चला कि लाल किले में अंग्रेजों की सेना लड़ाई करने आ रही, वो छुप गया रनिवास में, रानियों के महल में जाके। तो फिर उसको बोलते हैं कितना डरपोक राजा था। कहीं शाहजहां को देख लो, औरंगजेब छक्के छुड़ाए पड़े थे सबके, और वह मोहम्मद शाह रंगीला वो वैसा ब्रिटिश के सामने डांस करना पड़ता समझे ना? है। तो बोलो 18th सेंचुरी में क्या हुआ? सर भारत में फॉल्स क्राइसिस में आ गई। जो ये लोग थे तो मुगल ये स्ट्रॉन्गर नहीं थे, ये वीकर थे, तो ये फॉल्स हुआ। अगला देखो, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ओनली यूरोपियन कंपनी फॉल्स सर that डच had और traded with India। तो फॉल्स सर फॉल्स है। और से और भी कंपनी थी, जैसे तुम्हें हाँ, डच है। और पोर्टुगीज सर फ्रेंच यूरोपियन फ्रेंच। अब देखो, लेकिन लास्ट में ब्रिटेन ही रह गया था, ब्रिटिश। बाद में उसने सबको भगा दिया, क्योंकि जैसे ही टीपू सुल्तान आ रहा ना, पोर्टुगीज भी भाग गए। वो टीपू सुल्तान की जमीन इसने ले ली, वहीं तो उनकी सेना ठहरी। उसी ने टीपू सुल्तान की सेना को तोप दिए, तभी तो हरा नहीं पा रहे। उधर से भी तोप, इधर से भी तोप। जो सर डच ने दिया था। अदरवाइज इंडिया में बारूद और इन सब का वो नहीं था, ये आया यूरोप से। सर 1526 में तो बाबर ही लाया था। बाबर भी लाया था, बट तोप भी और इन सब का, जो राइफल आने के बाद तो और ही बदल गया सब कुछ। राइफल के बाद में कौन यूज अब देखिए, महाराणा रणजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ पंजाब। महाराणा रणजीत सिंह को बहुत लेट में अंग्रेजों ने जीत पाए। जब रणजीत सिंह मर गए पंजाब में, उसके बाद ही उनका वो बहुत ताकत आखिरी बढ़ी। में टच किया। उनका अफगानिस्तान तक साम्राज्य था। आज भी पाकिस्तान की आधी जनसंख्या पंजाबी है। वो लाहौर ये सब उनका, तो वो उनकी कैपिटल हुआ करती थी लाहौर। लाहौर में घुसते ही आता है। सर वो बाद में तो सर एक ब्रिटिश ऑफिसर ने British, सुनो, British did not introduce administrative changes in the territory that they conquered। तो क्या वहाँ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नहीं किए जो वो लोग जीतते गए कि किए? क्या उन्होंने वहाँ दीवान को रखा? Yes, क्या sir। उन्होंने वहाँ कलेक्टर को रखा? Yes, वहाँ sir। रखा, इसलिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किए। ये फॉल्स है। अगला देखो कि
What attracted European trading companies to India? Sir, cardamom, spices, cinnamon. सर जो फाइन क्वालिटी थी उसकी सर फाइन क्वालिटी ऑफ वाटर सिल्क और कॉटन की जो फाइन क्वालिटी थी सिल्क तो और सिल्क spices Black pepper. European trading company was attracted due to following reason. इसको नोट करिए. यूरोपियन Silk, textiles, cotton. सर लेकिन सर जो आपने चैप्टर 1 में बताया था सर कि जितना सिल्क रूट था वो तो सर चाइना से आता था Sandalwood. तो मेनली तो सर कॉटन जो सिल्क रूट था बहुत पहले का रूट था और ये आए बहुत बाद में 400 साल बाद. वो बहुत कठिन रूट था. ये लोग वाटर के रास्ते से आए ना, वाटर की ट्रेडिंग है. सो ड्यू टू फॉलोइंग रीजन इन वजहों से Some pepper, clove, cheap and fine quality of silk and कॉटन cotton. Cheap and fine quality of silk and cotton. तब तक ये सिल्क हमारे यहाँ भी इंट्रोड्यूस हो चुका था और हम लोग भी इनसे रेशम के कीड़ों से सिल्क बनाने लगे थे जो कि शहतूत के पेड़ों पे पाए जाते हैं, मलबरी के पेड़ों पर. तो हम उससे और साथ में हमारे यहाँ जो बहुत अच्छा कॉटन था उसको मलमल कहा जाता था. हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी हो लहर लहर लहराए. तो ये गाना हमारे यहाँ बनता था. पूरी दुनिया में हमारे यहाँ का मलमल फेमस था जिसको क्या कहते थे? मसलिन क्लॉथ. मसलिन जिससे पनीर छाना जाता है, बहुत मुलायम. तो हमारे यहाँ फाइन क्वालिटी कॉटन था जो भी बंगाल में पाया जाता है. आज वो पूर्वी पाकिस्तान यानी पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल कॉटन में विश्व में नंबर 1 है. हम नंबर 2 पे आते. वहाँ 70 पैसे में एक टी शर्ट सिल दी जाती है. अच्छी जो सबसे अच्छी ब्रांडेड कंपनी ना वो बांग्लादेश से टी शर्ट सिलवाती है. सबसे चीप सिलाई है और वो 1 घंटे में 100 टी शर्ट सिल के दे देते. उतने दक्ष लोग. दीज आर सो डेक्स्ट्रस. आज सबसे चीप सिलाई है जो दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट ब्रांड कंपनी में है तो ली कूपर, वो भी बांग्लादेश में 70 पैसे सिलवाती है. तो चीप एंड फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क एंड कॉटन, उसके लालच में ये यहाँ आए ट्रेडिंग वाले. और दूसरी चीज स्पाइसेस जो हमारे यहाँ केरला में अभी भी जो यूरोप के यहाँ अब चूल्हा ना जले, खाना ना बने अगर हमारे यहाँ से स्पाइस ना जाए, तो सारे यूरोप में हम ही लोग मसाला भेजते हैं. और इस वजह से हमारे यहाँ से एक ऐसी विमान सेवा है जिसका नाम स्पाइस जेट है. और स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम का मतलब क्या है? दालचीनी. ये सिनेमन, दालचीनी और कार्डेमम क्या होता है? Sir, इलायची. हाँ, that is for पेपर spices like Pepper, pepper. clove. सैंडलवुड पेपर यानी काली मिर्च. हाँ, सैंडलवुड सैंडलवुड को चंदन की लकड़ी का भी खाना हाँ, है. sir. That is cloves. clove. सर क्लोव मतलब लॉन्ग. लौंग हो गई, कार्डमम Cardamom, cinnamon. एंड सिनेमन. तो ये हो गई दालचीनी और ये क्या हो गई? इलायची. ये लौंग हो गई और पेपर यानी काली मिर्च. What? और तुम्हें क्या बता रहे थे कि चंदन की लकड़ी का लिखा है इसमें? सैंडलवुड हाँ सर है. That is for sandal. फिफ्थ क्वेश्चन देखो. सर वो क्या लिखा हुआ है लास्ट में? अरे सैंडल क्या बोले? सिनेमन और ये दालचीनी. कार्डेमम. सर साइड ओके. What were the areas of conflict? बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के सुनो मंगल. बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कुछ तो ऐसी थी जिसकी वजह से उनके बीच में युद्ध हुआ. तो लिखो द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन. कौन मर गया था जिसके बाद में सिराजुद्दौला? नहीं सर, अलीवर्दी खान. वो 1756 में मरा था. The areas of conflict
देखो अली वर्दी खां तो उनका गुलाम था, लेकिन सिराजुद्दौला ने कहा हमें गुलामी नहीं करनी, हम उनको लड़ा के मार देंगे। तो इस वजह से इनके बीच एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट हो गया ना। द एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन बंगाल नवाब एंड कंपनी, कंपनी लिखा करो, ब्रिटिश ना लिखना वहां पे, एंड कंपनी। सर एक तो ये रीजन था कि बंगाल ने मना कर दिया था कि लो प्राइस में नहीं देंगे ना कोई भी चीज। देखो देखो पहली बात, नवाब रिफ्यूज्ड टू गिव एनी कंसेशन टू कंपनी इन ड्यूटीज। ड्यूटी जानते हो क्या होता है? हाँ टैक्स। हाँ सर नवाब लगता है। refused to grant any duty, any concession on taxes। taxes जो ड्यूटीज लिख सकते हैं तो ड्यूटीज लिख देना। ऑन ट्रेड, ट्रेड में कोई भी कंसेशन देने से मना कर दिया था, ठीक है। दे डिमांडेड, उन्होंने कहा कि अगर कंपनी चाहती है कि उनको अधिकार मिले व्यापार का तो उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट सिराजुद्दौला को देने चाहिए। मतलब अंग्रेज सिराजुद्दौला को दे, अंग्रेजों ने ये बात मना कर दी। तो ग्रांट आएगा कि ग्रांट? ग्रांटेड, GRANT आएगा। अब देखो नवाब देखो नवाब वांटेड कॉस्टली गिफ्ट। किससे कॉस्टली गिफ्ट चाहता था? कंपनी। फ्रॉम कंपनी। सर वो क्या लिया? सिनेमॉन, सिनेमन। देखो कार्डेमम और सिनेमॉन है ना, सही। अब जरा देखो, नवाब वांटेड कॉस्टली गिफ्ट फ्रॉम कंपनी टाइम टू टाइम। वो चाहता था तीसरी चीज, नवाब, ठीक है, उसने क्या किया कि रिफ्यूज्ड कंपनी, या उसने मना कर दिया कंपनी को टू मिंट कॉइन्स। तो नवाब स्टॉप्ड कंपनी, वो अपने सिक्के ढाल रही थी, लेकिन उसने कहा तुम सिक्के नहीं डालोगे, हमारा सिक्का चलेगा। नवाब स्टॉप्ड। सर फोर्ट बनाने के लिए भी तो मना कर दिया था। कंपनी टू मिंट कॉइन, ये भी बात सही है, सिक्का ढालना। तो उसने मना कर दिया कि तुम सिक्के नहीं डालोगे। अब जरा देखिए, सर अगर सर वो अपना खुद का सिक्का ढाल दे तो सर ढालने से, क्योंकि सर उन्हीं के रॉ मटेरियल्स मतलब एक्सटेंट होता है, मतलब सर सिक्के अपनी ही ढालेंगे तो भाई सर सिराजुद्दौला सिक्के एक ही के चलेंगे नहीं तो उसी की सत्ता होती है। ध्यान दीजिए, फिर सर उसका नाम होता है। नवाब स्टॉप्ड कंपनी टू मेक फोर्ट्स एंड कीप आर्म्स। फोर्टिफिकेशन। stopped company for making forts या fortification डिसरिस्पेक्ट करते थे लोग बंगाल को। and keeping ये arms। तो ये सारे एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ठीक है, ऑन है ना, करो। मतलब सिक्का डालना, तो मतलब सिक्का डालना, सिक्का खुद का सिक्का उनका डालना। सिक्का भाई जैसे सिक्के हाँ समझ गया पुतले की वैसे। जैसे मंगल में खुद की फोटो लगा दी सिक्के में बेचने से ये सिक्के से जैसे अपना पहले क्या था ना कि कंपनी अपना अपना सिक्का बना लेती थी इस तरीके से,
कैसे देखते हैं सबसे पहले आता है ये देखो ऐसे कंपनी अपना अपना सिक्का बनाती है। ये कहाँ का सिक्का है सर? ये अलग अलग देशों का है, बहुत पुराना मुगल कालीन। सर सिक्का बेस्ट सिक्का ध्यान से देखना। पैसा है वो 50 रुपए नहीं है 50 पैसे 18 से 18 सर 10 ओए देख ये देख ये पेपर है ये पेपर है तुमको इसमें कंपनी का सिक्का दिखा दे रहे हैं। ये देखो कंपनी का ये जापान का है। ये तो अरे घोड़ा नहीं है रानी है ये वहाँ सर, यहाँ पे जॉर्ज दिखाइए। पंचम है। सर यहाँ पे अभी वहाँ पे दिखा रहे हैं। बड़ा है सर रानी को इतना ब्रिटिश से स्वेटर बना हाँ। प्रियांश ये बहुत, ये हर एक सिक्का 1000 रुपए का है। संभाल के कोई 1000 से कम नहीं। सब देखो, मेरे ये पास नीचे गिरा है। 50 पैसे का हाँ सर ये पेपर से क्यों डिजाइन अच्छा लगेगा सर ऐसे सेम सिक्का मेरे पास है ये वाला सिक्का मेरे पास है ठीक है, समझ में आ गया ना। इसी को कहते हैं मिंटिंग कॉइन्स। इसी को ढाला जाए। ऐसे ये मुगल काल का सिक्का है। ये सर ये तो असली लग रहा है सर इसमें कोई बंदा हेयर कट लेके बनाया अरे पागल बिना हेयर कट लेते बनता बहुत अच्छा है ना टकला है इसमें वो है चलो अब हम आगे पढ़ाई करें, क्लास को जमा करो। सर मैंने बेसिक वो हम बाद में काम कर लेंगे, सब लोग जमा कर देंगे। मेरे पास कोई नीचे तो नहीं गिरा है? है तो नहीं निकालिए मैंने सिक्का तो नहीं कहीं कहीं मिल जाते हैं। जमा कर दिया सब लोग? कर दिया तो अब तुम्हें पता चल गया ऐसे सिक्के वो डालते थे। उनकी अपनी वो टकसाल थी। टकसाल टकसाल में ही तो सिक्के डाले जाते हैं। जहाँ सिक्के डाले जाए उसे टकसाल कहते हैं। That is- अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द assumption of दीवानी बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी? सर क्योंकि पहले जब वो इंडियन कोई स्किन खरीदते थे वो ब्रिटिश से लाते थे अपना गोल्ड या सिल्वर, पर जब इनको अलाउ हो गया कि आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो तो वो इंडियन रुपीस से इंडियन ही सामान कितनी बड़ी बात है, उनको जमीन का टैक्स मिलने लगा। दीवानी बहुत बड़ी चीज है। जैसे किसी के पास जमीन है तो हाउस टैक्स ही मिलने लग गया, खेतों का टैक्स। तब तो कंपनी माला माल हो गई, यहीं के पैसे से यहीं का सामान ले लेके बेच रही। कितनी बड़ी चीज उनको मिल गई, दीवानी का अधिकार मिल गया। सो व्हेन द कंपनी गॉट द राइट ऑफ दीवानी, उन्हें क्या मिल गया बताइए? सर किसने दिया बंगाल में मिल गया। पपेट रूलर जिसको उन्होंने कहते खुद ही जीत लिया। तो हाउ कंपनी हैज गॉट द कलेक्शन ऑफ राइट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। आफ्टर दैट क्या हुआ? दीवानी का मतलब है टैक्स कलेक्शन का अधिकार। रेवेन्यू कलेक्शन One company got the right to collect taxes, और कौन से टैक्सेस? लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू, ठीक है। द कंपनी वाज बेनिफिटेड, ठीक है। तो अब ये किसने दिया? किसी पपेट रूलर ने दिया So he was, it was benefited. अभी बता रहा हूँ किसने दिया। राइट से मुजफ्फर ने Benefited. कंपनी बेनिफिट हो गई। देखिए in 1765 मुगल एम्परर ने ये चीज उसको दे दी थी। तो मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनीज दीवान इन बंगाल। मुगल एम्परर, तो मुगल एम्परर अपॉइंटेड, ओके,
अपॉइंटेड कंपनीज दीवान, उसने बोल दिया कंपनी का दीवान रहेगा। कंपनीज दीवान कहां पर? इन बंगाल। देखो ये कहानी सिराजुद्दौला से पहले की है। अली वर्दी खान के समय में भी ले रहे थे, बाद में सिराजुद्दौला, अरे तुम यहाँ दीवानी कैसे ले रहे हो, हटो यहाँ से। बोले कि अच्छा हमको नहीं लेने दोगे, जहांगीर ने हमको दिया था ऑर्डर, किसी ने दिया, हटो नहीं तो लड़ाई करो। लड़ाई हुई, मीर जाफर ने मना कर दिया, हार गया सिराजुद्दौला। उल्टा ही खेल हो गया। सिराजुद्दौला ने कहा हम तुम्हें नहीं लेने देंगे दीवानी, और जबकि उससे पहले से ये लोग ले रहे थे। अली वर्दी, मीर जाफर ने गद्दारी नहीं की होती तो जीत ब्रिटिश कभी यहाँ होते ही नहीं। सर ब्रिटिश ने हमारा जितना शोषण किया है वो कभी नहीं होता। मतलब सबसे बड़ी गलती सिर्फ मीर जाफर। सर जो मीर जाफर है वो तो सिराजुद्दौला के अंडर में था। तो सर ये मीर जाफर के एक सेकंड, मीर जाफर के ऑर्डर से कैसे ये सेना का? देख लो, सेनापति ऑर्डर देता है सेना को कूच करने का, लेकिन मीर जाफर ने एक ये भावना ऑर्डर थी नहीं कि दिया था। मीर जाफर ने बोला हम नवाब बन जाएं, तो नवाब बनने के लिए उसके अंदर ये था कि हम गद्दारी करके भी नवाब बन सकते हैं। और उस कंपनी ने बोल दिया हम तो यहाँ कितने दिन से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, बक्से भर खोल दिए उसके सामने, लो जितना सोना तुम्हें लेना हो। तो उसने कही तो बहुत अच्छा है, और तुमको नवाब भी बना देंगे। नहीं सर वो नहीं, जैसे कि जो मीर जाफर था वो तो ये सिराजुद्दौला के अंडर में था। हाँ। तो वही मीर जाफर ने तो मना कर दिया, और ये सिराजुद्दौला मीर जाफर से ऊपर के पोस्ट पे। ऐसे नहीं होता है, तो सेना सेनापति के ऑर्डर पे चलती है, सेनापति को बहुत तो सर होता है। राजा राजा के ऑर्डर पे नहीं चलती। फिर वो कुछ समझा हमेशा किसी भी सेना में, जैसे अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहे कि सेना कुछ कर ले, कुछ नहीं करेगी। सेना का जो है वहाँ उनका अपना जो सबसे ऊंची पोस्ट है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके कहने पे चलेगी। और उनका भी तीनों सेनाओं का अधिकारी प्रेसिडेंट है, मोदी के कहने पे कुछ नहीं हो सकता। ये सब जब द्रौपदी मुर्मू बोलेंगी कि आक्रमण करो तो आक्रमण, सर पहले इनकी मीटिंग होगी सबकी। वो जब चाहेंगे हो सकता है। समझ गई बात? तो जब यहाँ क्या देखा बताइए, कंपनी का दीवान बंगाल में उन्होंने किसने अपॉइंट किया? जहांगीर ने किया होगा, क्योंकि तुमको मालूम है कि सर थॉमस रो ने जहांगीर की बेटी को ठीक कर दिया था, और इसके आधार पर उनको क्या मिला था कि भाई ठीक है तुम यहाँ पर ट्रेड फ्री ड्यूटी कर सकते हो, तुम अपना दीवान भी बना सकते हो, तो उनको फायदा नहीं हो जाएगा। तो सर इतना भी दीवान अब यहाँ देखिए, आप समझा दो। नाउ इसके बाद क्या होगा, बात ना करो। This solved a major problem of company. अब कंपनी को कुछ भी खरीदने के लिए now they need not to bring gold and silver coins from Britain to buy goods from India. अब उन्हें पैसे की जरूरत नहीं थी, उन्हें सिल्वर और कॉटन खरीदने के लिए और स्पाइसेस खरीदने के लिए और चंदन की लकड़ी खरीदने के लिए अब ब्रिटेन से सोना मंगाने की जरूरत नहीं थी। नाउ दे हैव मनी, कलेक्शन का ऑर्डर मिल गया, यहीं से लोगों से लिया। हाँ, तुम लोग अगले महीने से डबल कर देना अपना टैक्स, हमें बहुत सारा सामान वो डबल देंगे, उनका खून चूस लो और सारा पैसा इकट्ठा करो, सामान यहीं का खरीद कर बेचो। अगर नहीं देते Now they need not to, ठीक है, bring gold and silver from Britain। क्यों नहीं लाने की जरूरत थी? सर बिकॉज सर उन्हें तो वैसे सर दीवान ऐसे उनका दीवान का टैक्स कलेक्ट करने का मिल गया था, तो यही ठीक है, टू बाई, क्या खरीदने के लिए? सिल्क, कॉटन एंड स्पाइसेस, सैंडलवुड भी है, ठीक है, इस तरीके से। सो also this revenue finance the company resources, यानी जो कंपनी के खुद के एक्सपेंसेस थे, कंपनी also managed its expenses from this revenue। कंपनी ने और क्या किया बोलो? कंपनी also managed, कंपनी में भी तो आदमी लोग रहते होंगे, managed its expenses। एक्सपेंस का क्या मतलब होता है? खर्चे।
फ्रॉम दिस रेवेन्यू, ठीक है। अब देखिए, कंपनी ऑल्सो कुड मेड ट्रूप्स बना लिया, मेड फोर्ट्रेस, ये सब कर लिया बाय दिस रेवेन्यू टू री-एस्टेब्लिश इट्स होल्ड इन इंडिया। सर तो जो उनके ट्रूप्स हैं वो इंडियंस थे ना पहले, फिर इंडियंस थे, लेकिन उनके ऊपर एक ब्रिटिश रहता था 1000 या 2000 के ऊपर, और वो ऊपर जो रहता था वही नवाब बन जाता था, इतना पैसा कमा। तो रेवेन्यू कंपनी ऑल्सो क्या किया उसने, बोलो, ऑल्सो मैनेज्ड टू, ठीक है, इंक्रीज इट्स ट्रूप्स, उसने अपने ट्रूप्स बना लिए, एंड मेड न्यू फोर्ट्स। कितना काम कंपनी ने कर लिया। कंपनी ऑल्सो मेड न्यू बिल्डिंग्स एंड ऑफिसेज इन कलकत्ता, उसने और क्या किया, बोलो। नई बिल्डिंग्स बनाई और ऑफिस। कंपनी ऑल्सो मेड न्यू, बाद में उसी के बगल में सेटल हो गए। हाँ, बिल्डिंग्स एंड ऑफिसेज। इतनी बात समझ आ रही है? अब इस क्वेश्चन को पहले करो, फिर पेज पलट के उस क्वेश्चन को करो। क्या पहले क्वेश्चन करो ये वाला कि कंपनी को जब रेवेन्यू का अधिकार मिल गया, ये तो Short में तुम्हें वहाँ लिखते हैं। लिखना ही पड़ेगा स्कूल में। तो अभी से 5 तो मार्क्स सही का है। क्वेश्चन आ कभी न कभी तो तुम्हारा भी सोशल साइंस का पेपर होगा। कल ही है। सर करिए, सर लास्ट करिए। When company got the right to collect taxes, it was benefited in मन में करो, देखो मंगल पढ़ रहा है ये सर वाला। मेरे को नहीं मिला। अभी ला। एग्जाम में भी एक क्वेश्चन लिख के ये लो। सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चेक करे तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। सर ये एक बार 6 क्वेश्चन को शॉर्ट में बता दीजिए। 6th को, 5th को ना, 6 6th में क्या था कि लिखो इन 1756 में 65 1765 मुगल एम्परर जहांगीर हैज एग्रीड टू मेक दीवान या अपॉइंटेड दीवान ऑफ कंपनी इन बंगाल। जहांगीर अपॉइंटेड ये कंपनीज दीवान इन बंगाल। नाउ कंपनी हैज स्टार्टेड कलेक्टिंग रेवेन्यू। दिस रेवेन्यू वाज ऑफ has done many works, yeah, many benefits to company. The first benefit was that now company can manage its troops and makes new forts from this revenue. Now company has no need to bring silver and gold from Britain to buy goods from India. Now company can और क्या कर सकती थी, एक तो उसको वहाँ से सोना चांदी लाने के फोर्ट लिए बना सकते फोर्ट बना सकती थी, ट्रूप मेंटेन कर सकती थी। कंपनी हैज मेड न्यू ऑफिसेज इन कलकत्ता बाय दिस रेवेन्यू। ऐसे लिख दो। जहांगीर ने उसको ऑर्डर दिया, उसको पैसा मिलने लगा। नाउ द कंपनी हैड स्टार्टेड टेकिंग रेवेन्यू। हैड लिख देना, हैड स्टार्टेड, सर कि नहीं। सर तो 7000 की हेड 7000 टोटल अंग्रेज भारत में थे। अगर उनको मार देते ना मिल के हम लोग तो मर ही जाते। सर वो मार ही नहीं पाए। एक्टिविटीज क्या लिखा हुआ है? सर वो एक्टिविटीज क्या, सर वो क्या लिखा हुआ है? कीपिंग ऑन एक्टिविटीज। एक्टिविटीज एक्टिविटीज का मतलब क्या है? नवाब क्या काम कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो लोगों को भड़का रहा है कि चलो आओ अंग्रेजों को मारें, ऐसा तो नहीं कर रहा। एक्टिविटी देखता था और वो वहां से बता देता था। कीपिंग एन इंग्लिश आर्मी
जो नवाब होगा उसको अपनी सेना नहीं रखनी है, किसकी सेना रखनी है? इंग्लिश इंग्लिश की। तो इस चीज को लिखो कि इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर ओन आर्मी। इंडियन रूलर्स वर नॉट allowed to have their own army. their own army। ठीक है, the ruler या नवाब has to keep English army। the नवाब has to keep English army। उसे इंग्लिश आर्मी रखनी होगी और एंड उसके लिए गिव एक्सपेंसेस एंड राशन टू आर्मी, उसके खर्च उसी नवाब को ही देने पड़े। हाँ सर, वो फोर्सेस के भी देने पड़ते हैं। एंड गिव एक्सपेंसेस, सैलरी, सर सैलरी होगा। हाँ, और राशन, कुछ खर्च उनके पहनने का कपड़ा, हर चीज देनी होती है ना। सेना ऐसे थोड़ी चलती कि सिर्फ सैलरी चल जाए। और यहाँ देख लो मेहरानगढ़ में खिचड़ी के लिए इतना बड़ा पत्थर है जो चूल्हे पे चढ़ता है, उसमें सबके लिए जो ऊपर खड़े रहते थे सनी खिचड़ी बनती थी रोज। चूल्हे पे चावल चढ़ाया जाता था, सब खाते थे मजे से। गिविंग टू द टेरिटरी, इंडियन रूलर्स फेल्ड। इसके अलावा क्या होता था कि दैट इज, उसको क्या कहते हैं जो हर महीने पैसे दिया जाता था? सैलरी, पेंशन। नहीं, पेंशन तो कंपनी देती थी। सर पेंशन तो रिटायरमेंट का फाइन फाइन नहीं, रेवेन्यू। देखो नवाब हैज टू पे a fixed amount every month to company। 5 लाख। if he pays, मतलब जैसे छोटा है तो 5 लाख, कहीं कहीं 7 लाख भी था। तुम हिस्ट्री में पढ़ोगे तो ये चीज आगे मिलेगी। सर जहाँ जिसका राज्य बड़ा होगा उसको ज्यादा देना पड़ेगा। if nawab fails to pay this then his kingdom will be annexed, काट लिया जाएगा तुम्हारे से। सर पे होगा। पे ही है बस, उसको कुछ नहीं। now nawab has to pay a fixed amount, उसे फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल ₹5 लाख, ऐसे लिख सकते हो कि भाई हमें मालूम है कि एक नवाब 5 लाख भी देता है। वो लिख रखा है। टू कंपनी एवरी मंथ। इफ नवाब फेल्स टू पे दिस, His territory will be annexed. his territory will be annexed। will be annexed। कहने के लिए एक सहायक गठबंधन था, लेकिन ये उसका शोषण कर रहा। There was exploitation of Nawab। सर मतलब ये पूरा अलायंस था, लेकिन ज्यादा ये ब्रिटिशर्स का ही था। हैं? पोस्ट या मान लो मतलब ब्रिटिशर्स का ज्यादा फायदा था। सुनो, इट्स एग्जांपल्स कौन से थे? अवध नवाब एंड हैदराबाद नवाब हैव टू लीव देयर टेरिटरी। इसके एग्जांपल से अवध नवाब सर ये इस नवाब के बाद हैदराबाद एंड हैदराबाद का निजाम होता था। यस सर। सर डी के सेकंड लाइन नहीं में पहनते थे घर खुद से। निजाम सर सैनिकों को पहला हुआ रिपोर्ट। उन्होंने अपनी सर से रेवेन्यू बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है। रेवेन्यू में रेट फिक्स अमाउंट रेवेन्यू ही है, क्योंकि वो जमीन के एवज में दिया जाता था। सर यहाँ पर लिखा है। रेवेन्यू ही है, क्योंकि सारे लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करो। जो जमीन का टैक्स होता है उसको रेवेन्यू कहते हैं। ये दीवानी के तौर पर लेती थी। भाई तुम ये कंपनी कहती थी हमारी जमीन है, तुम सबसे लेके हमको दो। सर ये रहा। रेवेन्यू ही वर्ड है। इसमें मोर रेवेन्यू सर लैंड रेवेन्यू रेवेन्यू वर्ड है। सर Fixed। जैसे ये दीवानी वाला है।
आप अमाउंट का लिख के रेवेन्यू लिख दो। राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। वो कहती थी कंपनी की हमारी जमीन है, हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं, तुम रेवेन्यू कलेक्ट करो, हमें दो। ये। अब देखो सर इन सब के बाद सर सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ और सबसे अच्छी बात, नवाब से कह दिया जाता था तुम फिर तुम्हारे ऊपर मराठा आक्रमण करें, कोई हमारी जिम्मेदारी, हम तुम्हें बचाएंगे। आई विल प्रोटेक्ट यू, आई एम योर गार्डियन। बस तुम सेना रखना और आराम से सो, जूते मोजे भी दूसरों से पहनो। बस 5 लाख दे दो। अब बस हमको पैसा दो, लेकिन तुम कुछ नहीं करना, तुम सोते रहो दिन भर, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। सर डी वाले में सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या है? डी वाले में सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या है? डी में सेकंड फेल्स। अपने नवाब को भी नौकरी समझो, इसीलिए तो वो नवाब हो गए, क्योंकि कंपनी ने कहा था हम रक्षा करेंगे, लेकिन वो तो उसकी निगलने की नीति थी, धीरे धीरे कभी भी किसी भी बहाने से। और उसी का जो बेटा था, अभी कौन था, अवध के नवाब का, अभी इसी में कहानी पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। तो फिर उसने लड़ाई की अंग्रेजों से, उसको ये सही नहीं लगा कि हमारे अवध के नवाब का हमारे पिता का सब जमीन ले लिया, जनता भी इसे पसंद नहीं करती। लेकिन ये जो ये पॉलिसीज हैं, दैट इज सहायक गठबंधन। फिफ्थ पॉइंट देखो, प्रोटेक्शन बाय इंग्लिश। और इन सब के बदले अंग्रेज तुम्हारा क्या करेंगे? प्रोटेक्शन। वो तुम्हारे कंधे पे हाथ रखेंगे। बोलेंगे भाग जाओ। 5 लाख। Now, in return, English company protect the state. In return, English company will protect सर फिफ्थ the क्वेश्चन कैसे होगा? state from enemy. सर एक क्वेश्चन आएगा। इसको तैयार करो। सर इन रिटर्न उसके बदले में इंग्लिश कंपनी will protect the state from समझ में आया? Also company promised that company will not interfere in your individual matters, but company has seldom उसको उसने कभी कभी उसको पालन किया। उसने कहा हम तुम्हारे मामलों में दखल नहीं देंगे, लेकिन उसने तो दरबार ही लगा रखा। क्या ये दखल नहीं था? सर पॉइंट है। पूरा लिखना है। सारे पांचों पॉइंट में पांचों लिखो। अब जो जो तुम पूरा नहीं लिखना है। हाँ सर, बस हेडिंग ना। हेडिंग के अंदर कुछ लिखना है तुमसे। हेडिंग लिख देगा। नंबर ही नहीं मिलेंगे तो फायदा क्या? अभी है, देखो इसको ऑफ कर देना। कंपनी का प्रबंधन भारतीय नवाबों की तुलना में भिन्न था। हाउ इट वॉज डिफरेंस, उनका एडमिनिस्ट्रेशन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कैसे था? कैसे जनता एजिटेट हो गई कि उसको विद्रोह करना। अगर सेम एडमिनिस्ट्रेशन रहता तो जनता को क्या फर्क पड़ता था? जनता उनके खिलाफ कभी विद्रोह ना करती। तो उनके और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ तो फर्क रहा होगा ना। सर वो ट्रेनिंग देते थे यूरोपियन स्टाइल। तो ये हम लोग देख लें, हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन। एक होता है कि सेना कैसी, वो अगला क्वेश्चन है। अभी है कि उनका प्रबंधन कैसे भिन्न था, हाउ एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिफरेंट। ठीक है, ये चेक करें। सो द एडमिनिस्ट्रेशन, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, So company had acquired power not. ठीक है, वाज डिफरेंट। सर दोनों का बीच में टेबल ठीक है, फ्रॉम इंडियन रूलर्स, फ्रॉम इंडियन रूलर्स। तो पहली लाइन ये लिख दिया करो, तो इससे जो आंसर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है ना। ये जो क्वेश्चन दिया है वही वो लिख दिया करो। देखो, इन फॉलोइंग वेज, इसके आगे क्या लिखोगे? ये निम्न प्रकार से भिन्न था। पहली चीज, सो द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ कंपनी, कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जैसी थी। कौन सी थी? वर
प्रेसिडेंसी, जिसको कि हम राज्य कह रहे हैं या प्रोविंस भी कह रहे Sir, हैं, they और इन सब में appointed their governor. there were 3 presidencies like Bengal presidency, Madras presidency and Bombay presidency. For example, Madras presidency, Bombay presidency, on and Gaurav, Yes. and Madras presidency, Bombay presidency and Bengal presidency. And sir, वो तो सर तो ये सब उनकी गवर्नर presidency जनरल सर अपॉइंट करते थे. तो ये उनकी प्रेसिडेंसी थी। हम लोगों में अलग अलग जैसे होता था कि जनपद गणपद ये सब होते थे, हम लोग गण में होते 24 गण से मिलकर महागण बनते थे, लेकिन उनमें ऐसा नहीं था। फिर जनपद बनता था, जनपदास वो सब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था ना, वो यूनिट उन्होंने नहीं की, उन्होंने प्रेसिडेंसी रखी। जितना ज्यादा बंगाल के आसपास का एरिया जीतते जाते थे वो बंगाल प्रेसिडेंसी का, मद्रास का बढ़ा मद्रास को, बॉम्बे का बढ़ा तो वो उसी को दे देते। अब आगे देखो, ईच प्रेसिडेंसी वाज रूल्ड बाय गवर्नर। इनमें रूल किसका होता था? गवर्नर। तो प्रेसिडेंसी वाज रूल्ड बाय गवर्नर एंड टैक्स वाज कलेक्टेड बाय कलेक्टर। टैक्स कौन कलेक्टर था? दीवान। रेवेन्यू। सर दीवान। वैसे डीएम था, जो पहले अभी भी डीएम को क्या कहते थे? जैसे अभी भी लोग कहते हैं कहीं के तुम कलेक्टर हो क्या? कलेक्टर वो अंग्रेजों के जमाने के चला रहा, वही अब डीएम बोलने लगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो रेवेन्यू कौन, राजस्व कौन कलेक्ट करता था? डीसी या कलेक्टर? सर कौन करता था? दीवान। वाज कलेक्टेड। देखो अलग अलग टर्म है, तुम अगर दीवान बोलोगे ना, दीवान मुगलों के समय में था, तभी तो उन्होंने कंपनी को दीवान बनाया। लेकिन जब पूरी तरीके से मुगलों का साम्राज्य चला गया, कंपनी का रूल आ गया, तो क्या अभी भी वो दीवान बोलेगी? अब वो अपने नाम से बोलेगी, उसका जलवा है। तो अब वो दीवान बोलेगी कि कलेक्टर? जब जहांगीर ने बनाया था तब उसने दीवान वर्ड यूज किया, और कंपनी का राज्य हो गया, तो क्या अभी भी वो दीवान बोलेगी? अब तो अपना इंग्लिश वर्ड लाएगी नया कलेक्टर, कि वो उर्दू वर्ड लगाएगी। तो रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय कलेक्टर। ये दूसरा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो ठीक है। सर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कुछ नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब ये देखो, सुप्रीम हेड ऑफ कंपनी इन इंडिया, इन तीनों गवर्नर के ऊपर कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऑल गवर्नर्स वर अंडर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नहीं ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे, एक ऐसे, हाँ। लॉर्ड डलहौसी। ऑल गवर्नर्स वर अंडर गवर्नर ऑफ इंडिया। जनरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नर जनरल में हो गए। He was king of administration। वो कौन था? किंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। King of administration। अब देखिए, and he brings the administrative reforms when and where necessary। जब भी जरूरत होती थी वो नए नए चेंजेस करता था। हम लोग कहते थे हेस्टिंग ने ये किया, डलहौसी ने ये किया, तो वही लोग तो रिफॉर्म लाते थे। सो ये क्या करते थे बताओ? दे ब्रिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म चेंजेस। दे ब्रिंग चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। दे वर ऑथराइज, या ये ब्रिंग कर लेते थे। दे ब्रिंग चेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लिखना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करते थे। इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। चलो पढ़ लो इसको, थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे तो
आप समझो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और याद सर एक बार रखिए। पूरा हिंदी में बता पहली चीज, कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट प्रेसिडेंसी थी, लाइक बंगाल प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, हाँ बॉम्बे। नाउ द हेड ऑफ प्रेसिडेंसी वाज गवर्नर, टैक्स वाज कलेक्टेड बाय कलेक्टर। नाउ the head of all governor was Governor General of India. He was like. He was king of India. He has the authority to put forward. किंग ऑफ इंडिया की किंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वही किंग था। और उसको क्या, उसको किस चीज की अथॉरिटी थी? वो चाहे जब कोई भी बदलाव, वो रूल बदल सकता। सर रिफॉर्म्स के जगह रिफॉर्म्स ही वो बदलाव बहुत चेंज नहीं सकते, लेकिन रिफॉर्म, जैसे हमारे यहाँ रिफॉर्मिस्ट कौन थे बताओ, कुछ नाम बताओ। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब रिफॉर्म करते जो आगे बढ़ा। सर पहले वाले में सर जो सर उसमें दो ही एग्जांपल्स लिखते हैं सर, इसमें पहले से दो ही एग्जांपल्स से एडमिनिस्ट्रेटिव पहले ये वाले में नहीं, तीन ही थे उस समय, तीनों प्रेसिडेंसी थी। ये ले सर एक Sir, एक्स्ट्रा the administrative units were divided into ऐसे मत करो, अभी तुमने थोड़ी देर पहले उसको मारा भी था, उसी से और तुमने अपने साथ बर्नौल लेके भी नहीं घूमते। करनी पड़ेगी सर, कंपनी से बात करनी पड़ेगी। जैसे किसी को मारो तो बर्नौल लगा दो, जो एक पेस्ट आता है ऑइंटमेंट। चलो। सर एक सर एक बार नाम लिखो। क्वेश्चन है कि कैसे कंपनी का प्रबंधन भारतीय नवाब से भिन्न था। हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन रूलर। सर ये मत हटाना, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी ऑफ द फॉलोइंग, वो मत हटाना, कंपनी वो तो क्वेश्चन ही है, वो आप नहीं। क्वेश्चन मत हटाना। सर क्वेश्चन है ना? Presidency was ruled by the- अनिका बस एक मिनट। एक सर हो गया सर हो गया सर बता सर बता दें, हाँ सर 2 मिनट। 3 प्रेसिडेंसी थी, हर एक का हेड गवर्नर था और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। कितना आसान है। 3 प्रेसिडेंसी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट प्रेसिडेंसी है, गवर्नर उनका हेड है, कलेक्टर कलेक्ट कर रहा है, उन सब का है गवर्नर। रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी जिसे प्रोविंस कह रहे वही प्रेसिडेंसी है। तो प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंस से करो, प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंसी। बहुत बढ़िया भाई, तो टॉपर। अरे बॉम्बे मन में करो इसको, बात में करो। सर प्रेसिडेंसी का वो प्रेसिडेंट क्या होता है, उसी से प्रेसिडेंसी बना दो। प्रेसिडेंसी सी भाई। PRESENDICY प्रेसिडेंट सी भाई। सर इसके बाद एक क्वेश्चन बचेगा Sir, they divided into administrative units are called presidents. सर 3 थी ना प्रेसिडेंसी। सर जैसे प्रेसिडेंसी लिख रहे हैं तो जैसे 2 का नाम लिख दें फिर लास्ट में प्रेसिडेंसी लगा दें। हाँ।
प्रेसिडेंसी was controlled. प्रेसिडेंसी वाज हेडेड बाई, उसका मुखिया कौन था? Headed. तुम तो यहाँ पर मुझे 8 घंटा बोलना पड़ता है, तुम फिर तुम्हें रोके भी, खड़े होके बुलवाए तुमसे 8 घंटे, फिर उस 8 घंटे के बाद हमको वहाँ 6 घंटे कॉपी भी चेक करनी है, 14 घंटे की हमारी नौकरी है। तुमको तो बैठे बैठे बोलना है, उसका हाथ पकड़ना है, सर पकड़ना है, हम तुमको कंट्रोल भी करें, पढ़ाएं भी, फिर कॉपी भी चेक करें। आप बोल के दिखाइए, खड़े होके यहाँ पे 8 घंटे बैठ, खड़े हो जाओ। जबकि आपकी एज अभी हो सकता है 12 हो, हमारी 50 है, फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं कि नहीं? आपको भी तो ध्यान देना है। चलिए, अच्छे से समझता है। और तुम ऐसे हो कि इसको ठीक से मार भी नहीं पाते हो, ठीक तो कर सकते हो। तो वो बात नहीं है, तो मान अभी भी बच गया उस दिन के बाद। तो वो कैसे भगवान बच की गए? वजह से बच गया। भगवान की कृपा। अब जरा देखो, मैंने दया क्या हो की सकता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे गार्डियन करा, प्रोटेक्शन फ्रॉम कंपनी। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन। इसके पास 5 लाख रुपए आ ही 5 लाख रुपए आ ही नहीं सकते। तो नहीं सकते, वैल्यू खुद को बेचना पड़ेगा इससे, तब भी नहीं। देखो, ज्यादा बात नहीं करो, यहाँ पर हम इतना बोल देते हैं, बेटा हमारा 4 बार पूछा है तब हम 1 बार जवाब देते हैं, क्योंकि उस एनर्जी को हमें बचाना है शाम की 10th की क्लास की। समझ आया? तो कम बोलोगे तो जल्दी जल्दी क्लास आगे बढ़ेगी कि नहीं? इट इज एनर्जी मैनेजमेंट। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपनी, हाउ द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, सो आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी Sir, they were given training in archery. कंपनी And they वाज used the डिफरेंट। sword and they used swords. सुनो इस बात को, द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन आर्मी। समझ आई बात? इंडियन रूलर्स फ्रॉम इंडियन रूलर्स। उनको सिपाही कहा जाता था, सिपाही अब नहीं बोला जाता था। पहली चीज, दे वर नाउ कॉल्ड एज Sepoy. सिपाही इन प्लेस ऑफ सिपाही। सर वो यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग करते थे। हाँ, दूसरी बात क्या है, नाउ सिपाही उन्हें नहीं कहा जाता था, एंड द कंपनी हैज ओन मेथड फॉर रिक्रूटिंग देम। कंपनी उन्हें अपनी तरीके से रिक्रूट करती थी, हैज ओन मेथड्स फॉर रिक्रूटिंग। देखो उनको कैसे रिक्रूट करती थी कि क्या उनको मस्केट चलाना आता है, गन चलानी आती है, क्या घुड़सवारी आती, क्योंकि उस समय कैवलरी थी, सावध। उस समय पैदल सेना नहीं थी। सो दे शुड नो टू ऑपरेट मस्केट गन्स या मस्कीटियर्स, जो लंबी लंबी गन दिखाई ना तुम्हारी बुक में। Sir, rifles. मस्केट का मतलब बड़ी बड़ी राइफल, देखो बुक में चित्र बना हुआ है। Sir, I have Sir, sniper है। infantry. Sir, infantry का मतलब So they, जो लड़ते हैं, they have to operate Sir, third point they have to operate. मस्केट। उन्हें क्या चलाना पड़ता था? मस्केट में ऊपर से बारूद डाली जाती थी, डंडी से ऐसे करते थे। सर सर केसी मैच मूवी लॉक में ना? भी दिखाया गया। मैच लॉक। केसी। एंड इसके अलावा नो कैवेलरी या घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग। उन्हें क्या चीज जानी चाहिए थी? एंड नो हॉर्स राइडिंग। जो हॉर्स राइडिंग अगर अच्छा लिखना चाहे तो कैवेलरी समझिए, सावध। दैट इज कैवेलरी। उन्हें कैवेलरी आनी चाहिए थी। इसी चीज देखो, देयर ट्रेनिंग वाज इन यूरोपियन स्टाइल। उनकी ट्रेनिंग कैसी थी? ट्रेनिंग इंक्लूड्स ड्रिल एंड डिसिप्लिन। ड्रिल का मतलब कि राइफल लेके दौड़ना, ऐसे ऐसे, ये ड्रिलिंग होती है। Sir, training. और डिसिप्लिन, जब कहीं खड़े हो जाओ ऐसे करो, जैसा भी डिसिप्लिन। तो इंक्लूड ड्रिल एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन।
drill and discipline, it was in European style. सर वो क्या लिखा हुआ है सेकंड के लास्ट लाइन बोलो। लास्ट वर्ड सेकंड की लास्ट हॉर्स राइडिंग या कैवलरी, कैवलरी घुड़सवारी, तो उनकी यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग होती थी। ओके, नाउ कंपनी स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन देयर रिलीजियस मैटर्स एंड सेंटिमेंट्स by bringing the cartridges made of fat of pigs and cows. कार्ट्रिजेस का मतलब कारतूस, जो बुलेट्स थी ना, अब उसको मुंह से खींचना पड़ता था, उसमें सुअर की चर्बी थी और गाय की थी। सुअर मुसलमानों के लिए अपवित्र था और गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी, तो इसलिए हिंदू और मुसलमानों दोनों ने मिलकर एक 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू कर दिया। तो कंपनी नाउ स्टार्टेड इंटरफियरिंग देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स। वो ऐसे कारतूस लेके आई जिसको मुंह से खोलना पड़ता था, उसमें किसकी चर्बी थी? नाउ सर वो लोग नहीं बोलते थे। उन्होंने कहा तो उसने कहा स्टॉप, यू आर डिसिप्लिन, यू आर सोल्जर्स, डू नॉट डू इट। उन्होंने कहा नो सर, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हमारा धर्म खराब कर। फिर इसके बाद 1857 के बाद कंपनी समझ गई कि अगर तुम्हें यहाँ इस देश में राज्य करना है तो सेंटिमेंट्स को हट मत करो, वो जैसे चाहे जीने। फिर एक अगला चैप्टर इसके बाद शुरू हो रहा है। नाउ कंपनी स्टार्टेड इंटरफियरिंग, किसमें स्टार्ट करने लगी गई? रिलीजियस सेंटिमेंट, इंटरफियरिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स के इसमें करने लगी। इट इंट्रोड्यूस्ड बुलेट्स। इसने कैसी बुलेट्स इंट्रोड्यूस की? Sir, the Made of- made of fats of cow and pigs. Made of fat of cow and pigs. It is to be drawn या operated by mouth before feeding it. It was pulled by teeth before feeding. ठीक है, 2 पॉइंट बोलिए इसके अविश, क्या क्या था? सर एक तो था कि वो यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग करते थे जिसके अंदर ड्रिल और डिसिप्लिन होता है, और दूसरा था कि वो लोग जो रिलीजन का जो इंटीरियर मैटर है उसमें आने लग गए थे। जैसे वो ऐसे इंग्लिश में बोलो इस सेंटेंस में। दे इंटरफेयर इन रिलीजन मैटर, रिलीजियस मैटर्स, religious matter by bring इंट्रोड्यूसिंग introducing bullets of ठीक है, मेड ऑफ काउ एंड pig fat. It is to be operated by teeth before feeding. teeth before feed. एक पॉइंट आप बताओ। बताओ, तुमने अपनी मम्मी से कहा कि हमसे नहीं पूछते हैं, सबसे पूछ लेते हैं और हम हाथ उठाए रहते हैं। बताओ फिर। पापा कह रहे थे कि वीडियो में आपने हमारे बच्चे से कुछ पूछा ही नहीं। Sir, they बोलो जल्दी। Sir, क्या? हाँ आलोक, इसका आंसर बताइए। हाँ आलोक बताओ। They were now called सिपाही as it's called सिपाही. हाँ, Sir, They were in drill and discipline in the European style. आलोक आप बताइए पॉइंट। They were called as sepoy instead of sipai. They were trained in European style. They have to know horse riding, how to fire a matchlock and musketeer. ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, मस्केट्स या मस्केटियर्स। And
रुको रुको they were trained for drill and discipline in European style. ठीक है, और एक पॉइंट आप भी आलोक बताओ। company has own ठीक है, इतना ही रखा जाएगा। सर थैंक यू सर बाय।